हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप खाली नहीं हो, आपका सपना अभी जिंदा है। आज से हम सिर्फ मैथ नहीं पढ़ेंगे, आज से हम एक नौकरी की तैयारी शुरू करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना आसान होता है बच्चों, लेकिन वर्दी पहनने तक का सफर हिम्मत, भरोसे और सही मार्गदर्शन से तय होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ मैथ डर बनकर नहीं, ताकत बनकर पढ़ाई जाएगी। एक-एक सवाल, एक-एक कॉन्सेप्ट, बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक। 2026 में मैं चाहता हूँ कि हर मेहनती बच्चे के पास एक नौकरी हो और जब रिजल्ट आए तो आप कह सको कि ये मेरी मेहनत का फल है। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो मैं भी पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये आपके सपने की पहली सीढ़ी है साथियों। मैं यूपी पुलिस का बैच शुरू से लेके एंड तक 3-4 महीने में ख़त्म कर दूंगा साथियों। उसके बाद प्रैक्टिस मतलब एग्ज़ाम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। और आप मैथ की तरफ से टेंशन फ्री हो जाओ, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो चलो आज नहीं, अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि वर्दी किसी खास की नहीं, मेहनत करने वाले की होती है। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है बच्चों, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। पहले संख्या पद्धति से हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए चलते हैं। देखो, ध्यान से समझो। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? हमारा पहला स्टेप है संख्या पद्धति क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखो, जो भी हमारे लिखने, समझने और गिनती करने और वर्गीकृत करने का पूरी व्यवस्था होती है, उसे हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। इससे जैसे हम लिख रहे हैं कुछ भी या समझ रहे हैं, गिनती कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो सभी हमारा नंबर सिस्टम में आ जाता है। तो अभी के लिए इसी स्टेप से आपको इतना याद रखना है। अब आ जाते हैं हम स्टेप सेकंड, संख्याओं के प्रकार। ये आपको ध्यान से सुनना है। संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार है? चलिए, पहला पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे तक जहाँ तक भी जाएगी गिनती गिनते रहो, यहाँ इन्फिनिटी तक। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता है बच्चों, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब आ जाता है हमारा पूर्ण संख्याएं। दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्याओं में बच्चों इतना याद रखो, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से शुरू हो रही है। इतना ही तो याद रखना है। प्राकृतिक संख्या है 1 से और पूर्ण संख्या है 0 से। इतना आपको याद रखना है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अनंत तक जाएगी। ये प्राकृतिक संख्याएं और 0 मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है, इतना आपको याद रखना है। सिर्फ पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाएगा, 0, 0। फिर 1, 2 यहाँ पे सारे प्रकृत संख्याएं आ जाएगी। इतना आपको यहाँ तक याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है प्यारे साथी हमारा नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है? पूर्णांक, इंटीजर। क्या समझते हैं आप पूर्णांक से? पूर्णांक से समझते हैं हम धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो मिलकर पूर्णांक कहलाती है। मतलब जो भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव संख्या होती है और जीरो को मिलाकर जो भी संख्या होती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी हमारी इसमें आ जाएगी। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि ये कि प्राकृतिक संख्याएं तो होती है हमारी 1, 2, 3 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट हो रही है। पूर्ण संख्याएं हो रही है हमारी 0 से, 0, 1, 2, 3। लेकिन जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है हमारी, पूर्णांक होते हैं
यहाँ माइनस भी आ जाएगी, -2, -1, यहाँ 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, यहाँ कहीं तक भी ये अनंत तक जाएगी और इधर भी ये माइनस में कहीं तक भी जा सकती है। -100 आ गया। ये सारी हमारी पूर्णांक होती है। साथियों, इतना आपको पूर्णांक से याद रखना है। ठीक है, चलो नंबर 4 पे आता है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ये क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। देखो, p/q मतलब आप कहोगे कि ये क्या है p/q? p/q का मतलब है p/q जो भी संख्या है बट्टे में लिखी जाती है बच्चों। जैसे 5/4 हो गया, 2/3 हो गया, 6/7 हो गया। ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं है, मतलब जो भी बट्टे में आ जाएगी। देखो, आप कहोगे ये सर जी 0.5 तो बट्टे में नहीं है, 0.5 ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगी? ये तो बट्टे में नहीं है, p/q के रूप में नहीं है। देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता है, ये पॉइंट हटकर बच्चों, ये पॉइंट हटकर, जब पॉइंट हटेगा नीचे 0 आ जाएगी नीचे, तो ये हमारा p/q के रूप में नहीं हो गया। पॉइंट हटते ही हमारा नीचे एक 0 आ जाएगी, मतलब 5/10 बन गया ये। तो ये भी तो हमारा p/q के रूप में आ गया है ना। तो ये भी हमारी p/q के रूप में है। ठीक है, इतना आपको अभी याद रखना है। देखो, एक और चीज याद रखनी है बच्चों इसमें, समाप्त होने वाले दशमलव। आप कहोगे समाप्त होने वाले दशमलव क्या सर जी? तो देखिए बच्चों, समाप्त होने वाले दशमलव मतलब कि जैसे 11 है, 11 है कोई संख्या और इसे हमें 2 से भाग करना है। ठीक है, इसे हमें 2 से भाग करना है। चलो, अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि बच्चे बच्चे को भी, जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा होगा ना, उसे भी समझ में आ जाएगा। बस मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बच्चों शुरू में। ये जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ी अजीब सी है। इसमें राइटिंग भी मेरी, मुझे पता है, अभी इस पे प्रैक्टिस नहीं है, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ आप भी मेहनत करो जितनी मैं कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पर। 11 को जब हम 2 से भाग देंगे, ये रहा हमारा 11, तो 2 पंजे 10, भाग तो देनी आती होगी सबको। 2 पंजे 10, यहाँ एक बचा। आप कहोगे सर जी यहाँ तो एक बच गया, ये तो गया नहीं। देखो, जब शेष बच जाता है तो हम पॉइंट लगा के 0 भी लगा सकते हैं। पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये लग गई हमारी 0। ठीक है, 0 लग गई, तो अब कितने में जाएगा ये? 2 पंजे, बोलो, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये पूरा पूरा चला गया, तो ये तो हो गया हमारा समाप्त होने वाला दशमलव। ठीक है, ये हो गया हमारा समाप्त होने वाला दशमलव। और समाप्त ना होने वाला, चलो अभी वो भी समझाता हूँ। मान लो आपको 10 को भाग देना है 3 से। ठीक है, 10 को भाग देना है 3 से आपको बच्चों। और देखो, 2 मेरे साथ, 3 तिया 9, बच्चा 1, तो पॉइंट लगा के अभी बताया 0 आ जाएगी। ठीक है, 3 तिया 9, तो ये हमारा कभी समाप्त नहीं होएगा। जितने भी 0 लगाते रहोगे बार बार आता रहेगा कि 3.333, यहाँ 0 आता रहेगा और यहाँ पे 9 बट्टे शेष हमारा बचता रहेगा बार बार। तो ये हमारा समाप्त ना होने वाला दशमलव है। ठीक है, समाप्त ना होने वाला। और समाप्त होने वाले दशमलव जो है, समाप्त होने वाले दशमलव हमारे इसमें आ जाएंगे, जो अभी मैंने ये पढ़ाया कि ये तो, इसका तो अंत है। ठीक है, इसका अंत है, मतलब ये समाप्त हो सकता है, लेकिन इसका तो अंत नहीं है ना, ये तो अनंत तक जाएगा ना। ठीक है, तो इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखो, दोहराने वाले दशमलव, ये दोहराने वाला भी आ जाएगा बच्चों।
ये जो है ये दोहराने वाले में ही आ जाएगा, ठीक है। ये समाप्त भी नहीं होगा, लेकिन ये इसकी आवृत्ति जो है ये बार बार हो रही है। देखो 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, फिर आगे चल के 3 3 ही तो रहेगा ये। तो बार बार 3 की आवृत्ति बार बार ही तो हो रही है, तो ये बार बार आने वाले दशमलव जो होते हैं ये भी हमारे परिमेय संख्या में रहते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज समझानी है आपको, चलिए उसे भी समझाता हूँ। एक एक पॉइंट रह गया उससे, ये मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा, आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, और मुझे अगला स्टेप यहाँ पे समझाना है दशमलव वाला, ठीक है। चलो तो ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाता है हमारा, ठीक है। दो तरीके वाले तो देख लिए, समाप्त होने वाले दशमलव, दोहराने वाले दशमलव, दो तरीके के दशमलव तो आपने समझ लिए ना, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, जो हमारे ना तो समाप्त होते और ना वो दोहराए जाते। देखो समाप्त होने वाला तो एग्जाम्पल अभी दिया था मैंने, पॉइंट वो 11 डिवाइडेड बाय 2, ये तो मैंने अभी दिया ही था आपका एग्जाम्पल। लेकिन और एक ये दिया था 10/3, लेकिन ये बार बार आने वाला था, ठीक है। इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी। अब आता है हमारा जो ना तो समाप्त होते और ना उनकी आवृत्ति बार बार आती। इससे आपको देखो, जो हमारा 22/7 होता है, 22/7 मतलब इसकी संख्या तो पता ही होगी, पाई की, पाई रहता है हमारा जो ये 22/7, ये ऐसा नंबर है, ये ना तो समाप्त होता, ठीक है, और ना ये बार बार दोहराया जाता। देखो आप इसकी भाग दोगे ना कभी भी, देखो मैं देके दिखाता हूँ, 7 दिया 21, एक पॉइंट लगाया 0, ठीक है। फिर 7 एकम 7, फिर 3 आ गया, फिर पॉइंट है, एक और 0 लगा लिया, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ 28 आ गया, फिर 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो ये है ना, ये ना तो पुनरावृत्ति हो रही, आप देख लेना भाग, जहां तक भी जाएगी ना तो इसकी पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, ना तो ये बार बार आएगा और ना ही ये अंत होएगा। इसीलिए पाई की दो वैल्यू बनी है बच्चों, पाई की दो वैल्यू इसलिए बोली जाती है, एक तो 22/7 और एक यहाँ पे इसे एक खत्म, मतलब मैक्सिमम इसे यहीं पे खत्म समझा जाता है, क्योंकि इसका कोई अनंत नहीं है, 3.14, ठीक है, 3.14, ये ना खत्म होने वाला दशमलव है, ना तो ये खत्म होता और ना इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। तो ये पाई है, इसे आगे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे दो तरीके के जो दशमलव रहते हैं, एक तो दोहराने वाले दशमलव, समाप्त होने वाले दशमलव, वो आते हैं हमारे परिमेय संख्या में, ठीक है। और ये किस में आए, ये किस में आएंगे, आप कहोगे सर जी ये पाई किस में आएगा, अभी बता रहा हूँ ना, ठीक है। ये पाई आएगा, ये पाई आएगा हमारा अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में देखो लिखा है मैंने, दशमलव ना तो समाप्त होते हैं ना दोहराते हैं, ठीक है, तो उन्हें वो संख्याएं भी अपरिमेय संख्या में आती है। एक तो पाई हो गया और एक √2 भी ये अपरिमेय संख्या में आएगा, √3 भी अपरिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पांचवा स्टेप भी आपका कंप्लीट हुआ, पांचवा पॉइंट, सॉरी स्टेप तो अभी आगे आएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले पर। आइए बच्चों देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक, ये हमारा छठा पॉइंट है संख्याओं के प्रकार से। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय अभी समझाई है मैंने आपको,
और उन दोनों संख्याओं का समूह, उन दोनों को मिलाकर जो भी है जो उसमें संख्या आएगी और जो भी उसमें संख्या आएगी वो सब हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। इतना आपको वास्तविक संख्या से याद रखना है बच्चों। चलिए अब आ जाता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या। सम संख्या में क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ, चलो पढ़ा देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, मतलब जो भी 2 से कटने वाली संख्या है ना, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। क्या जी? 2 एकम 2, ये पूरी कट गई। ये भी 2 दूनी 4, ये भी पूरी कट गई। ये भी 2 तिया 6, ये पूरी कट रही है ना। जो भी 2 से पूरी कट जाए, मतलब शेष उसका 0 बचे, तो वो हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या आ गई। अब आती है हमारी विषम संख्या। कि जी 3, 5, 7, अरे यार कहा जा रहा है, 1, 9, ये जो भी है हमारी, ये है हमारी विषम संख्या। कैसे? ये 2 से थोड़ी कट रही है, अभी तो बताया मैंने। देखो सम संख्या तो 2 से कट जाती है पूरी। अगर 5 को तुम 2 से डिवाइड देने लगे, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10। ठीक है, अब कहोगे आप तो जी ये तो पूरा कट गया। ये पॉइंट लगाना पड़ गया ना मुझे, ये पॉइंट लगाना पड़ गया। अगर पॉइंट ना लगाता तो ये 0 थोड़ी आती, शेष तो 1 बचता ना। ठीक है, तो जो संख्या पूरी कट जाए वो सम 2 से, और जो 2 से पूरी ना कटे, शेष बच जाए और एक ही शेष बचता है, वो सभी विषम संख्या होती है बच्चों। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सम और विषम संख्याएं भी समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले स्टेप पर। चलो जी, स्टेप 4, स्टेप 4। स्टेप 4 अभाज्य और संयोज्य संख्याएं। चलो ये भी अब समझते हैं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। देखो, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, या तो एक या वही खुद संख्या जो स्वयं होती है। जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11। ये संख्या या तो अपने आप से कट रही है या एक से। ये अपने आप से ही तो कटेगी। ठीक है, और 101 से तो सारी संख्याएं कटती है, आपको पता होगा। ठीक है, और जैसे 11 है, ठीक है, ये 1 से कटेगी। इसका गुणनखंड एक तो एक, और एक ये अपने आप होगा, सेल्फ, ये सेल्फ होगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या समझ में आ गई। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? सम जो होती है, सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये जो 2 है, ये तो अपने आप से ही कटेगी। इसके 2 ही तो गुणनखंड बनेंगे ना, 1 और 2। ठीक है, और जैसे हमारा 4 है, इसके तो जी 2 बन जाएंगे, एक एक हो गया। ठीक है, एक 2 हो गया, एक 4 ये खुद हो गया, 3 ना होगा इसके। और ये करते हुए चले जाओ, मतलब सम इकलौती संख्या है ये 2, जो अभाज्य संख्या है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आती है। ठीक है, इतना आपको इससे समझ आ गया होगा अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। चलिए संयोज्य संख्या। संयोज्य संख्या आप कहोगे जी ये तो अजीब अजीब सा वर्ड लग रहा है, क्या है ये संयोज्य? घबरा क्यों रहे हो, समझा रहा हूं ना। 4, 6, 8, 9, 10, क्या है ये? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे संयोज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 तो अभी समझा दिया मैंने, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, एक तो 1, 2 और 4, 3 हो गए। तो इसके भी, और 6 भी हो गया हमारा। इसके भी देखो, एक तो खुद हो गया, एक 3 हो गया, एक 6, इसके भी 3 हो गए ना।
तो ये सारे करके देख लो आप, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, और जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो संख्या संयोज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले स्टेप पर अपने। अगला स्टेप कहाँ है हमारा, आइए अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 5, भिन्न फ्रैक्शन। क्या होती है भिन्न है? चलो, 3 तरीके की भिन्न होती है। 3 तरह की कौन कौन सी जी? एक शुद्ध भिन्न, शुद्ध भिन्न हो गई, अशुद्ध भिन्न, और तीसरी हो गई मिश्रित भिन्न। एक एक करके समझो इन्हें, ठीक है। शुद्ध भिन्न क्या होती है? अंश और हर तो पता होगा आपको साथियों। देखो, अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे, जो अभी मैंने बताया था ना, P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, याद होगा आपको। ये तो हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है। तो शुद्ध भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है, जिसका अंश हर से छोटा हो। मान लो लिख लो यहाँ पे 5/7, ठीक है। फिर लिख लिया आपने यहाँ पे 9/11, ये छोटा हो गया ना अंश, हर बड़ा हो गया। तो ऐसी जो संख्या रहती है, ऐसी जो भिन्न रहती है, वो रहती है हमारी शुद्ध भिन्न, ठीक है। ये शुद्ध भिन्न में आ जाएगा। फिर आता है हमारा अशुद्ध भिन्न। अशुद्ध भिन्न क्या है? अशुद्ध भिन्न इसका उल्टा। ये तो शुद्ध हो गई, ठीक है, प्योर एकदम शुद्ध, इसका उल्टा हो जाएगा हमारा अशुद्ध भिन्न। देखो इसे उल्टा कर दो, 7/5, ये क्या हो गया जी? अंश बड़ा हो गया ना, अंश बड़ा हो गया। जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है, क्या कहते हैं उसे? अशुद्ध भिन्न, ठीक है। जैसे 9/4 हो गया, ये लिखा है 9/4, ये हो गई हमारी अशुद्ध भिन्न, ठीक है। ये दोनों तो सिंपल थी, ठीक है, ये तो समझ आ गई होगी आपको। अब आता है हमारा मिश्रित भिन्न। ये क्या है जी? ठीक है, ये क्या है जी? अभी बताता हूँ जी। चलिए, जो भी संख्या ऐसी लिखी जाती है ना, आपने देखी होगी कोई संख्या ऐसी लिखी जाती है, ठीक है, 1 सही 1/2। पढ़ा तो होगा ना, इतना तो पढ़ा ही होगा बच्चों। मैं इस बैच को बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ सके। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के बच्चों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो मेरे सामने बैठे हैं वो बिल्कुल नए बच्चे हैं, बिल्कुल शुरुआत से मैथ कराऊंगा। जिस बच्चों को भी मैथ नहीं आता होगा ना, मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पर, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी। जो ये 1/1 है, ये हमारी हो गई मिश्रित भिन्न। जो भी संख्या ऐसी लिखी जाती है 2 सही 4/5, ठीक है, 3 सही 1/5, ये जो सही में आ जाती है ना, ये हमारी होती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न 3 प्रकार की होती है। आप समझ रहे होगे कि ये थ्योरी क्यों पढ़ाते हो, मैथ में थ्योरी थोड़ी होती है बच्चों। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से नीचे से उठा के ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन रखूंगा। आप ये कहोगे कब यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे ये होता है ना कि जमीन से एकदम आसमान पे, आप 3-4 महीने में यही कहोगे कि मैथ से एकदम प्यार हो गया, ठीक है। थ्योरी इसलिए करा रहा हूँ, बिल्कुल थ्योरी एक तो जरूरी होती है, और आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, थ्योरी में से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली क्लास मैंने इसलिए थ्योरी की रखी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो वीडियो, ओके। ये देखो, चलो चलते हैं पॉइंट पे हमारे। मिश्रित भिन्न समझ आ गया आपको, अशुद्ध भिन्न, और ये भी शुद्ध भिन्न भी आ गया आपको समझ में। अब आता है हमारा दशमलव संख्याएं। दशमलव तो मैंने आपको समझा ही दिया ना, स्टेप 6 तो पहले ही समझा दिया मैंने। दशमलव संख्याएं, समाप्त होने वाला दशमलव, असमाप्त आवर्ती दशमलव। देखो ये तो समाप्त होने वाला है, इसकी आवृत्ति बार बार आ रही है। और ये असमाप्त अनावर्ती दशमलव, मतलब जो ना समाप्त होता और ना उनकी आवृत्ति बार बार होती, ठीक है। 3 तरीके के दशमलव होते हैं, इन्हें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं, आ जाओ भैया अगला
स्टेप 7 आओ। स्टेप 7 क्या है? स्टेप 7 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखे है जी मैंने। ठीक है, क्या है जी वो महत्वपूर्ण तथ्य? सुन लो, आप ही के काम के हैं। ठीक है, जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक। क्या है ये? इतने अजीब अजीब से नाम। हिंदी मीडियम वाले तो खैर समझ गए होंगे, लेकिन आजकल कई कई इन्हें बस इंग्लिश में ही बोला जाता है। चलो बता देता हूँ। धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना होता नेगेटिव। इतना आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कभी कभी। ठीक है, फिर आता है हमारा एक ना अभाज्य है ना संयोज्य है। ठीक है जी, ना तो ये अभाज्य है, अभी पढ़ा है मैंने अभाज्य, और ना ये संयोज्य है। ठीक है, एक ये भी पॉइंट याद रखना है तुम्हें। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, क्या है? हर प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। अभी तो पढ़ा है मैंने। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3। ठीक है, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक है जो -3 -2 -1 0, ये सारी, मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी तो आ गई। देखो जीरो है, इससे आगे क्या आ गया हमारा? 1 2 3 4 5, ये सारे प्राकृतिक संख्याएं तो है। तो ये भी याद रखना है आपको। हर प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। ठीक है, और हर पूर्णांक परिमेय संख्या पढ़ा दिया ना मैंने अभी। हर जो पूर्णांक रहता है हमारा, जो पूर्णांक रहता है वो हमारी परिमेय संख्या रहती है। उन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है हमारी? p बटे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं ना उन्हें। तो सारे पूर्णांकों को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक ये है ना, -3 -2 -1, ये सारी तो है। तो इन्हें आप कहोगे जी कैसे? ये तो 3 है, एक पॉइंट पढ़ाना भूल गए बच्चों, वो अभी बता रहा हूँ मैं। देखो -3 है जैसे, चलो खाली संख्या लिखिए ये 5। ठीक है, अब कहोगे ये तो p बटे क्यू के रूप में है नहीं जी, ये क्या करोगे इसका? ये तुम कैसे कह रहे हो ये पूर्णांक है? देखो, कोई भी संख्या जो होती है ना, खाली लिखे हो ऐसे, तो उसके नीचे एक रहता है। हर संख्या के नीचे एक रहता है। तो ये हो गई ना p बटे क्यू के रूप में। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में भी जो कोई खाली संख्या लिखी है, जैसे -3 लगी है, -3 लिखी है, तो इसके बट्टे में भी एक है। ठीक है, -5 लिखी है, तो इसके बट्टे में भी एक माना जाएगा। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी ठीक लगी होगी, समझ में आई होगी, बच्चे बच्चे को समझ में आई होगी। आज हमारी पहली क्लास है मैथ की, और आगे चलते चलते लेवल भी बढ़ाऊंगा, सब बच्चों को उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जो मैथ का क्वेश्चन देखते ही आप कहोगे क्या है जी ये, मजा आ गया पढ़ने में। ठीक है, चलो चलते हैं अब। आओ जी, ले लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते उड़ा दोगे अब, और उड़ा देना चाहिए, नहीं तो मैं आके उड़ा दूंगा तुम्हें घर पे ही। चलो पहला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11 17 19 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है भैया? ठीक है, बताओ ना, ये संख्या कैसी है? प्राकृतिक संख्या नहीं होगी क्या? एक से शुरू हो रही है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या नहीं है ये, क्योंकि इसमें 3 आ गया। विषम संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 आ गया। सम संख्या भी है, विषम भी है। तो ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक, प्राकृत संख्या, एक से, जो अभी पढ़ाया था, एक से शुरू होने वाली, अनंत अनंत तक जाने वाली। ठीक है, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्या भी नहीं है ये। अभाज्य संख्या देखो, 4 भी तो आ गया ना इसमें, 8 भी आ गया। अभाज्य संख्या कैसे हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन देखते ही हटा दिया होगा कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, मेरा तो फर्ज है समझा के चलना, पता है मुझे कि आपने कर दिया होगा देखते ही। चलो दूसरा क्वेश्चन करो जी।
किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व है? समान तत्व। आप कहोगे जी मैथ में ये थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ से लिया है? 10-12 ही क्वेश्चन है, और ये भी इसलिए करा रहा हूँ आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने लगे ये डायरेक्ट, और ऐसे क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाता, वो देखते ही छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए 10-12 क्वेश्चन कर लो, थ्योरी मैंने तुम्हें बताई दी, उसे याद रखना, और वो समझ में आ गई होगी, दिमाग में छप गई होगी तुम्हारे, पता है मुझे। ठीक है, किस संख्या सेट की जोड़ी में समान तत्व है? बताओ किस में है, किस में है बताओ ना। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, जिसमें जीरो भी शामिल है, इसमें जीरो भी शामिल है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा और समझ के करा होगा। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो वैसी लंबी नहीं देखते आप। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई, सभी सकारात्मक और नकारात्मक पूर्णांकों का शून्य सहित का समूह बताए। तो बता दो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? पढ़ा तो दिया तुम्हें। ऑप्शन 1 पूर्णांक, वही तो है, माइनस की भी संख्या है आ जाएगी, और जीरो भी, और 1 2 3 भी, कहीं तक भी ले जाओ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √-36 कैसी संख्या है? कैसी संख्या? √-36। देखो यह एक वास्तविक संख्या तो नहीं है। ठीक है, एक चीज और पढ़ाऊंगा। ये कहाँ से आ गई, ये गलत टाइप हो गया यार। सुनो, संयोजक काटो, संयोजक, देखो काल्पनिक, 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 हाँ जी, जो भी संख्या रूट के अंदर होती है ना और माइनस में होती है, रूट के अंदर होती है और माइनस में होती है, वो काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी संख्या रूट में है माइनस में है वो। ठीक, तो यह एक वास्तविक संख्या तो नहीं है, ठीक है, बल्कि काल्पनिक संख्या है, इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चलिए चलते हैं। √36 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? √36 है पूर्णांक संख्या। ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। पूर्णांक कैसे? √36। ठीक है, √36 को जब बाहर निकालेंगे 6 इंटू 6 नहीं हो जाएगा? ये बाहर भी तो निकलेगा ना बच्चों, 6। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या ही तो हो गया, तो ये पूर्णांक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n कैसी संख्या है? चलिए मान लो कोई कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, तुम 4 ले ली और उस पर लगा लिया हमने रूट। ठीक है, रूट लगा लिया तो ये ऐसे सॉल्व नहीं हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा ना। ये 2 कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, एक तो ये समझ गए। ठीक है, तो कोई दूसरी प्राकृतिक संख्या लेके देखते हैं हम। कोई दूसरी ले ली हमने, √7, √7 ले ली। आप कहोगे जी ये तो सॉल्व नहीं होगा, कैसी संख्या लिख दी, है तो प्राकृतिक ही। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो लिखा है हमने, n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n कैसी संख्या है। एक तो भाई एक संख्या ले ली हमने 4, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या में बदल गई। ठीक है, और ये हमने ले ली थी 7, इस पे रूट लगाते ये कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी ये भी, या एक अपरिमेय संख्या होगी। आसान तो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ऑप्शन सी। चलो 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2 अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 7, 2 अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा, लिख के देख लेते हैं हम तो। √3 प्लस √3
ये तो अपरिमेय हो गया जी, ये तो सोल्व होएगा नहीं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, √3 माइनस √3। अब कहोगे जी यहाँ तो फंस गए, ये प्लस का है, प्लस के चिन्ह से तो माइनस का कट जाता है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0। हाँ जी, 0 आएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई, बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इससे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 0.91 बार, क्या लिखा है, 0.9191 बार, एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या है बताओ, ये है एक परिमेय संख्या। तुम कहोगे जी ये तो p/q के रूप में थोड़ी लिखी है, चलो ये बार हटाना सिखाता हूँ तुम्हें। जो ये होता है ना हमारा पॉइंट के बाद बार, जो ये जितने भी पॉइंट के पीछे होता है ना, इतने ही तुम आग बंद करके लगा दो नीचे 9, 9 1 में 9 और पॉइंट भी हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 9 आ गया, तो ये सॉल्व हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 7 + 2√11 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, देखते ही लगा दो, अपरिमेय संख्या है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा है 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग कैसा होता है, कैसा होता है, चलो चलते हैं, इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। ये लिख लो, सम प्लस माइनस सम इजिकल टू सम। ठीक है, सम के साथ सम जुड़ेगी या घटेगी, सम आएगा। ओके, विषम प्लस माइनस विषम, ये भी कैसा आएगा, सम आएगा। लेकिन विषम प्लस माइनस सम, ये कैसा आएगा हमारा, विषम आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे आप। तो क्या दे रखा है, विषम तथा सम संख्या का योग कैसा होगा, कैसा होगा, हमेशा विषम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आ जाता है हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, अभी तो बताया मैंने, एक एक का होता है और एक अपने आप का, ये खुद। तो कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आपने देखते ही कर दिया होगे, पता है, और जो थोड़े कठिन थे वे मैंने समझाई दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और जब तक एग्जाम है बच्चों, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, पूरा कोर्स कराऊंगा आपको। मैं हर बच्चे को चाहता हूँ कि हर मेहनती बच्चे को इस बार एक नौकरी मिले, उसे उसके मेहनत का फल मिले, और उनके साथ मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझसे जुड़े रहे, विश्वास करें, आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा, आप खुद ही कहोगे। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।